एक जमाने में सवाक, आईएसआई, दाऊद का इंटेलिजेंस और अमेरिकन इंटेलिजेंस, सीआईए, ये सब यूं थे। यानी पाकिस्तान की आईएसआई जो है और मोसाद किसी से कम नहीं है इन मामलों में, क्योंकि वो सब घाट घाट का पानी पिए हुए। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और आज हम बहुत ही अहम इशू पर बात करेंगे। श्रीलंका में क्या कुछ हो रहा है। श्रीलंका में ऐसी रेवोल्यूशन अब से पहले भी आती रही हैं। इतना गुस्सा क्यों है? और वहां के प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करके अपने घर में नहीं रह सके, लोगों ने हमला किया और सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको बाहर निकाला। और अब वहां की सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर दे दिया कि आप मुल्क छोड़ करके नहीं जा सकते। अब नए प्राइम मिनिस्टर जो बनाए गए हैं, रानिल विक्रमासिंघे, वो 7वीं बार प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। और ये जो राजपक्सा फैमिली है, वो भी बहुत ही दिलचस्प है। वहां की सरकार में एक प्राइम मिनिस्टर बनता है, एक प्रेसिडेंट बनता है, बिल्कुल रोटेशन में आर्मी चीफ भी बनता है। तो ये क्या कुछ है वहां की सियासत। और आज सईद नकवी साहब से जो हम बात करेंगे वो ये कि पहली रेवोल्यूशन में वो खुद जाती तौर पर वहां गए थे 1971 में। हम लोगों ने तो जर्नलिज्म भी नहीं शुरू की थी, हमारी स्कूलिंग चल रही थी। सईद नकवी साहब उस वक्त वहां पर थे और जो कुछ उन्होंने देखा वो भी हम समझेंगे। और उनके साथ एक हादसा भी हुआ था जो यहाँ हेडलाइन बना था इंडिया की प्रेस में। सईद नकवी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि श्रीलंका में जो कुछ अब हालात हो रहे हैं, पहले तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, फिर हम आपके उन तजुर्बात में भी जाएंगे। सुनना चाहेंगे आपसे कि आप श्रीलंका को नजदीकी किस तरह से देख चुके हैं और पहली और अब की रेवोल्यूशन में, इनकलाब में क्या फर्क है, अभी के हालात कैसे हैं, इसमें पीछे कौन है, क्या कुछ हो रहा है, कहां ले जाना चाहती हैं कुछ ताकतें। मीडिया स्टार वर्ल्ड चैनल को फ्रीलांस स्क्रिप्ट लिखने वालों, वॉइस ओवर आर्टिस्ट्स और वीडियो एडिटर्स की जल्द जरूरत है। अपने घर से काम करने का बेहतरीन मौका। उम्मीदवार अपने बायोडेटा और एप्लीकेशन के साथ हमारे ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल है editor.mediastarworld@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 8287963622। मैसेज के शुरू में एप्लीकेशन लिखना ना भूलें। इंडियन ओशन रिम और दूसरे इंडो पैसिफिक, ये तमाम अल्फाज आप और आपके व्यूअर्स इससे अब आशना हो गए होंगे। ये वो इलाके हैं जहां पे अमेरिकन अपने आप को असर्ट करना चाहते हैं और एलाइज ढूंढ रहे हैं। एक एलाई गोया वो चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान भी हो। हिंदुस्तान अभी एलाई नहीं है, दोस्त है, लेकिन हिंदुस्तान औरों का दोस्त भी है, जैसे रूस की इस वक्त दोस्ती बहुत क्रिटिकल हो गई है चीन के साथ, जिससे कि हिंदुस्तान की रकाबत है। अब श्रीलंका में जो हुआ है वो एक टक्कर हो गई है कि वहां पे इन्फ्लुएंस अमेरिकन का रहे या चाइनीज का रहे। चाइनीज का अगर रहता है तो वो हमारे लिए मुज़िर है, अगर अमेरिकन आ जाते हैं तो हम खुश हैं। लिहाजा जैसे ही रानिल विक्रमसिंघे प्राइम मिनिस्टर अनाउंस हुए, वैसे ही यानी अभी अनाउंसमेंट भी नहीं तकरीबन पूरा हुआ था कि वहां की जो अमेरिकन एम्बेसडर हैं कोलंबो में, उन्होंने जनाब बहुत की अब तरक्की के रास्ते पे आ गया है मुल्क, और अब आईएमएफ से बातें शुरू हो जाए, जो कि टीम वहां बैठी हुई थी ऑलरेडी। यानी ऐसा लगता है, अच्छा फौरन हिंदुस्तान ने भी हाथ बढ़ के, विक्रमसिंघे वो साहब हैं जो कि कई दफा
प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, क्योंकि बहुत ही होशियार और चतुर आदमी है ये इनकी और सिरिसेना की जो प्रेसिडेंट थे, ये प्राइम मिनिस्टर थे, झगड़ा अमेरिकन के ऊपर था। अमेरिकन को इतनी डोर यहां दे दी जाए कि गोया उनका स्टेशनिंग ऑफ फोर्सेस अग्रीमेंट वगैरह होता है, वो भी हो जाए, यानी अमेरिकन वहां आके रहें, ये करने के लिए विक्रमसिंघे तैयार थे। सिरिसेना इस पे आ गए। बहरहाल इलेक्शन हुआ। इलेक्शन में राजा पक्षे और उनके अहलो अयाल, यानी उनके भाई और उनके भाई और उनके बेटे, सब के सब आ गए। ये एक ट्रेडिशन है श्रीलंका की। एक जमाने में हमीद साहब उनके फॉरेन मिनिस्टर थे, बहुत पहले। उनके दफ्तर जब मैं जाता था तो उनके भांजे उनके गोया स्पेशल सेक्रेटरी थे। ये बहुत था, यानी आप मिनिस्टर से मिलिए तो जो उनके स्पेशल सेक्रेटरी थे वो उनके रिश्तेदार हुआ करते थे। ये एक श्रीलंका में ये नेपोटिज्म का एक पहलू है। यहां क्या हुआ है कि बेपनाह भुखमरी, यानी सामान, सब्जियां दुकानों में नहीं, पेट्रोल मौजूद नहीं, तेल मिल नहीं रहा है, लोगों की तनख्वाहें कम और इतने ज्यादा, और दूसरे वो जनाब मैदान में निकल आए। और मैदान में जो लोग निकले वो कौन है, ये अब लोग दुनिया परखने के चक्कर में है, क्योंकि उनमें वो भी थे जिनके लाल झंडे की तस्वीर हमने देखी। हम आपको अब भेज सकते हैं, आप उसको दिखाइए। लाल झंडे पूरा ऐसा लग रहा था कि एक कम्युनिस्ट टेक ओवर हो रहा, लेकिन उसके साथ और भी बहुत से लोग थे। एक वहां की सोशल साइंटिस्ट हैं दारिनी रामासिंघे। उन्होंने 2-3 सवाल पूछे मुझसे, वहीं से कोलंबो से। मैं उनसे बात कर रहा था कि बताओ भाई क्या हुआ, क्योंकि मैं तो वहां नहीं हूं। उन्होंने कहा ये अजीब और गरीब बात है कि ये एक वो डेमोन्स्ट्रेशन था जो कि इंडिपेंडेंस स्क्वायर में नहीं हुआ, बल्कि शैंग्रीला होटल के सामने हुआ, जो कि कोलंबो में एक चाइनीज आइकॉन है। अब इसकी क्या अहमियत है ये मैं नहीं जानता, ये उन्होंने मुझे बताया। इसको बस, जिसे हम लोग कहते हैं कि टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, सुन लीजिए, इसको मानिए मत, बस ये इसलिए है। फिर उसके अलावा उन्होंने ये बताया कि ये पहला डेमोन्स्ट्रेशन है जिसमें आईएमएफ के हक में प्लेकार्ड दिखाई दिए। अब मैंने तो नहीं देखे था, वो कह रही, वो वहां हैं, वहां की अच्छी जानी मानी सोशल साइंटिस्ट हैं, लिहाजा हम उनकी बात को रद्द ना करेंगे, लेकिन हमने नहीं देखा, हम इसकी तस्दीक नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने, दारिनी ने मुझे ये बताया। जनाब जो आगे लीडर थे उसमें जेवीपी और सजित प्रेमदासा। जेवीपी के रोहन नाम है कुछ। अच्छा, जेवीपी क्या है? जेवीपी है पीपल्स लिबरेशन फ्रंट। ये बड़ा एक जमाने में लेनिनिस्ट मार्क्सिस्ट फ्रंट होता था। अब उसकी ये नवीयत आ गई है कि वो विशलग्गू है इनका प्रेमदासा का, जो कि यूएनपी से, यानी जो राइट विंग पार्टी है, उससे टूट के उन्होंने एक ग्रुप बनाया है। आप वो कह रहे थे कि अगर हम नहीं बने, क्योंकि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं पार्लियामेंट में, तो हम ये जारी रखेंगे डेमोन्स्ट्रेशन बात। और उन्होंने बना दिया विक्रमसिंघे को। अब मालूम यह होता है, अब दारिनी की अगर लॉजिक आप देखें, वो मुझसे ये कह रही हैं कि ये तो सेटअप था। 9 तारीख को जब ये वहां पे आगजनी वगैरह हुई, आग लगाई गई और इनके गोताबाया राजा पक्षे के आबाई मकान जला दिए गए, और इस किस्म की हरकतें जब वहां बहुत हुई, तो उसका कहना ये सब 9 तारीख को हुआ, जबकि उसी दिन आईएमएफ की
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी एक अमेरिकन पॉलिसी इकोनॉमिक जो लाता है, उसकी टीम वहां आई थी, यानी उनका कहना ये। अब ये फिर भी मैं बार बार ये कह रहा हूं कि इसकी तस्दीक, क्योंकि मैं उनको जानता हूं और बहुत खातून रिलायबल हैं, लेकिन मैं उनके जजमेंट का पूरा 100% नहीं मानता हूं। वो ये कह रही हैं कि ये सेटअप था पूरा, ताकि IMF ये देखे कि श्रीलंका एक बास्केट केस है, यानी बास्केट केस बना के बिल्कुल घुटनों पे नीचे लाके फिर वो मसीह बन के आए कि देखो हमारे पास ये स्कीमें हैं, हमारे पिटारे में ये सब कुछ है, अब तुम ऑस्टेरिटी प्रोग्राम शुरू करो। और जो IMF की है वो शुरू हो चुका है ऑलरेडी। यानी अब देखना ये है कि इस रेवोल्यूशन में, इस प्रोटेस्ट में कितनी जान है। अगर ये बनने के बाद वो खामोश हो गया तो जाहिर है ये अमेरिका की जीत है। अगर वो चलता रहा तो अमेरिका गेम में है, मगर लोग अभी नाराज। तो ये इस बात को समझना हमें चाहिए। लेकिन ये वाला रेवोल्यूशन जो है काज़मी साहब, मैं उसी पर नकवी नकवी साहब मैं उसी पर आने वाला था। और जो कुछ आपने अब तक बताया, मैं इसके कुछ रीजन में कुछ और जो तब्दीलियां अभी कुछ दिनों में देखी गई हैं, उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो अभी करते हैं, हाँ, अभी कर लेते हैं। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। अभी मैं ये समझना चाहता हूं कि जो 1971 में आप गए और उस रेवोल्यूशन में और अब रेवोल्यूशन में क्या कुछ मुमासलत है, एक जैसा क्या कुछ है, क्या फर्क है? चूंकि वो हाँ, वो एक बड़ी मिस्ट्री है कि 1971 में हिंदुस्तानी फोर्सेस ने जाके श्री मावो बंदरानायके की जान बचाई, वरना वो तकरीबन मारी गई थी। अच्छा, लेकिन इस वाकया का तो इस तस्करा नहीं। यानी यहाँ के जनरल, मेरे ख्याल में अगर आप आर्मी चीफ से पूछिए कि वहां पे वो ब्रिगेडियर कौन था जो कि गोल्फ फेस होटल में जिससे मैं मिला, उनको भी उसका नाम नहीं मालूम। यहाँ उन जनरल्स से जो कि IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स में 1987 में गए, उनको नाम नहीं मालूम। ये एक अजीब और गरीब एमनीजिया है कि 1971 में बड़ा शानदार काम हिंदुस्तान की फौजों ने किया। क्या था? 5 अप्रैल को, अच्छा ये जमाना वो है जबकि मार्च में ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं बांग्लादेश। याद रखिए, ये पस मंजर में रहे, यानी हिंदुस्तान इस वक्त लगा हुआ है बांग्लादेश में। लेकिन जब यहां पे एक मुसीबत आ गई, क्या मुसीबत थी कि यकायक 5वीं तारीख को JVP, अब उसका मैं एक्सप्लेनेशन, वो जो सिन्हाला में है, जिसका कि ट्रांसलेशन है पीपल्स लिबरेशन फ्रंट। जी जी, अंग्रेजी में वही लिखा जाता रहा है। ये मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट ग्रुप था जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ श्रीलंका, उसकी जो पीकिंग प्रो बेजिंग विंग थी, उससे अलग होके आया था। अब बताइए, ये वो जमाना था जनाब जबकि कलकत्ते की सड़कों पे चाइना चेयरमैन नजार चेयरमैन ये ग्राफिती लिखी जाती थी। ये वो जमाना है जबकि आप चौरंगी से कलकत्ता एयरपोर्ट आसानी से नहीं जा सकते थे, क्योंकि चारू मजमदार जो कि नक्सलाइट थे, उन वहीं कहीं थे, उनके तमाम कार्डर्स कलकत्ते में रोम कर रहे थे। नक्सलबारी का एक हंगामा था। इधर हम बांग्लादेश में लगे हुए थे और यहाँ पे क्या हो गया, बिल्कुल नक्सलबारी किस्म के लोग JVP, उन्होंने मुल्क की 250 पुलिस पोस्ट थी, जिसमें से के 91 उन्होंने कैप्चर कर ली। यहाँ और 1/4, 1/5 मुल्क पे उनका कब्जा हो गया।
और मिसेस बंदरानायके ने पार्लियामेंट में कैबिनेट को बताया कि ये स्कीम थी कि 5 की ही रात को जब ये पुलिस चौकियों पे हमला हो रहा था, तो मेरे जो कि टेम्पल ट्री जो प्राइम मिनिस्टर का घर है उसके सामने 50 जेवीपी के लोग आएंगे, वो मेरे घर पे हमला करेंगे, या तो मुझे मार देंगे या मुझको अगवा कर ले जाएंगे, हॉस्टेज बना लेंगे। ये स्कीम थी। अगर ये स्कीम थी तो ये आया कैसे हो गई? ये कामयाब क्यों नहीं हुई? कामयाब इसलिए नहीं हुई कि हर मूवमेंट को बहुत, अब ये नया जो हो रहा था श्रीलंका में उसको भी, ये उसके लिए भी एक गोया वो है, वार्निंग है। हर मूवमेंट में आपको यकीन नहीं हो सकता कि कौन 100% आपके साथ है। लिहाजा एक ग्रुप ने जो कि हाथ उठा के ये तो नहीं कह सका कि हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, उसने एक वहां का पुलिस स्टेशन है उस पर 4 तारीख को हमला कर दिया। यानी बजाय 5 को पूरा प्लान था, उसने 4 को करके ये कह दिया कि भाई हम भूल गए, गलती हो गई, यही तो कहा। लेकिन सबको अलर्ट कर दिया, पुलिस चौंक गई, हिंदुस्तान को टेलीफोन गए, हम लगे हुए थे बांग्लादेश में, हमने एक जहाज भेजा, हमारा एक फ्रिगेट आया, मैंने अपनी आंखों से देखा, जो कि गॉल के सामने वहीं, ताकि कोस्ट लाइन से कुछ और आ न जाए, उसने कोस्ट लाइन को गाइड किया। वहां पे हमारे 6 हेलीकॉप्टर आए, 8 हेलीकॉप्टर पायलट्स आए, 5000 ट्रूप्स को ट्रेन करने का सामान भेजा गया। मिसेस बंदरानायके कहने लगी कि भाई हम तो एक ब्रिगेड, 1-2 ब्रिगेड हिंदुस्तान की चाहते हैं। तो वहां का जो लेफ्ट ग्रुप था वो खड़ा हो गया, श्रीलंका का। उसने कहा इतने इंडियन सोल्जर्स यहाँ पे अगर देखेंगे लोग तो रिजेंट करेंगे। इंडिया से अभी वो उनके दिलों में ये खलिश है कि वो बहुत बड़ा मुल्क है और बिग ब्रदर हो जाता है, लिहाजा ट्रूप्स को ना बुलाइए, तो ट्रूप नहीं बुलाए। अब जनाब सुनिए मेरी, मैं उन दिनों में भाई साहब बिल्कुल ग्रीन हॉर्न जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, यानी बिल्कुल बच्चा रिपोर्टर, मुझे भेज दिया गया था यहाँ, उसकी भेजने की वजह थी, मुझे इसलिए यहाँ भेज दिया गया था, ये मेरा पहला फॉरेन असाइनमेंट था, इसलिए कि मुझे एडिटर थे एवन चार्ल्टन, अल्लाह उनको जन्नत दे, उन्होंने मेरे हक में ये डिसीजन लिया कि अगर इसको बांग्लादेश भेजेंगे तो इसकी शक्ल कुछ ऐसी है कि ये मिलती जुलती है, वहां पे जो पंजाबी सोल्जर्स हैं, वहां जो पंजाबी हैं, तो चूंकि पंजाबियों के खिलाफ बहुत आग भड़की हुई थी बांग्लादेश में, इसको पंजाबी समझ के मुक्ति वाहिनी मार देगी। लिहाजा तो क्या करें, 2 जगह खुली, एक तो एक इनको अभी फौरन भेजो श्रीलंका, वहां भी अपराधी हो रही है, और फिर वह खत्म हो जाए तो इनको छम्ब सेक्टर में जाओ जहां पे जंग और है वहां। तो मैं 2 जगह गया। अब यहाँ की सुनिए, मेरा पहला असाइनमेंट है, अब पूरा 24/7 कर्फ्यू। मैंने चेक इन किया उसी होटल में, एक ही होटल था उन दोनों में, गोल्फ फेस, जहाँ के हमारे ब्रिगेडियर साहब थे, ये थे गोवा के, या तो ब्रिगेडियर जोशुआ कुछ इस तरह का नाम था, वो मुझे नाम भूल रहा है, और कोई भी जनरल मुझे ये याद दिलाने वाला नहीं है मौजूद कि भाई उनका नाम क्या था। बहरहाल उन्होंने देखा कि 2 चीजें हुई, ऊपर वाला साहब बहुत मेहरबान रहता है मुझ पर, बिल्कुल, यानी मैं बिल्कुल बंद, अब मैं कहा जाऊं, और मैं पहला ट्रायल पे हूं रिपोर्टर, क्या करूं। तो एक तो नाजिल हुई मोटर एम्बेसडर साहब की, वाईके पुरी, आईसीएस के, इंडियन सिविल सर्विस के आखिरी हाई कमिश्नर थे जो कि वहां भेजे गए। उन्होंने अपनी गाड़ी भेजी, मुझे बिठाया, मैं चला गया, और साहब उन्होंने जो ब्रीफिंग की है इस छोटे से रिपोर्टर की, मैं कहता हूं ब्रीफिंग करने की तरकीब वाईके पुरी से, फिर उन्होंने बुलाया अरविंद देव। अरविंद देव डिप्टी थे, बाद में मेरे बहुत दोस्त हो गए,
हिंदुस्तानी संगीत के बड़े रसिया थे, हमें बहुत दोस्त थे फॉरेन सर्विस में, कई एम्बेसडर भी रहे। इन लोगों ने मुझे ब्रीफ कर दिया। अब मैं हो गया मास्टर श्रीलंका का। अब ये हुआ कि आप उन दिनों में फेलिक्स बंदरानायके रिश्तेदार थे, वो भी मिसेस बंदरानायके, वो कंट्रोल कर रहे थे साहब। वो वहां के मिसेस बंदरानायके के पीएन अफसर थे वो, आके ये फेलिक्स, वही आइडियोलॉजी भी वही थी। फौरन बुलाया। एक कहावत है अंग्रेजी में, इंफॉर्मेशन बिगेट्स इंफॉर्मेशन, यानी अगर आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन है तो अगला आपको इंफॉर्मेशन देता है, क्योंकि वो देखता है कि इस आदमी को इतना मालूम है, इससे कुछ छुपाएंगे तो पकड़ लेगा। तो इतना वेल ब्रीफ मैं गया फेलिक्स के बाद कि फेलिक्स अरे बाप रे बाप, उसने मुझे और मास्टर बना दिया। फिर जब मैं वापस आया होटल में हमारे जोशुआ साहब ने कहा, भाई यहाँ तुम बाहर नहीं देखोगे? मैंने कहा बाहर कैसे जाऊं, यहाँ तो कर्फ्यू है, गोली मार रहे हैं जो जलती हुई जगह चीज को। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ ये 6 हेलीकॉप्टर है, एक जा रहा है हथियार लेके अनुराधपुरा, जो कि एक बुद्धिस्ट सेंटर है, उसमें तुम चले जाओ, तो जाके कम से कम एक इंसर्जेंट कंट्री तो देख लोगे। अरे मैंने कहा साहब देखियो, पूछ फौरन उन्होंने बिठा दिया था हमें हेलीकॉप्टर पे। मेरे बगल में उमेश माथुर, अल्लाह जन्नत बख्शे उसे, ये हेलीकॉप्टर का पायलट। अब जनाब ये हेलीकॉप्टर उड़ा और ऊपर 45 मिनट के अंदर पहुंच गए हम अनुराधपुरा। वहां बारिश हो रही। अनुराधपुरा पे बारिश में एकदम से एक ऐसा लाउड रिपोर्ट, जैसे कोई बलून बर्स्टिंग, इस तरह की रिपोर्ट आई। मैंने कहा कुछ हुआ क्या? मालूम हुआ कुछ रोटर्स में गड़बड़ हो गई थी, तो कुछ इंजन में, और वो जनाब हेलीकॉप्टर नीचे आने लगा। मेरी तमाम प्रोग्रेसिव थिंकिंग इस इधर से उधर चली गई। मैंने जनाब अली हाथ उठा के बारगाह इलाही में दुआ की। मैंने कहा या अल्लाह बचा ले, क्योंकि ये मेरी आखिरी दुआ है। तो कब मुझे यकीन था कि अब मैं मर गया। दुआ फौरन सुनी गई थी। वहां इतनी बारिश हुई थी कि वो हेलीकॉप्टर बजाय इसके कि धड़ाम से गिरे, वो स्लश में कीचड़ में धंस गया। और कीचड़ में जब जो धंसा, तो मेरे पास एक कहानियां, वो ये इंसर्जेंट कंट्री थी। तो स्टेट्समैन कलकत्ता ने हेडलाइन लिखी, आई वॉज नो ए कॉप्टर क्रैश एंड आई वॉज इन इंसर्जेंट कंट्री। वो साहब यहाँ पे लोगों ने कहा ये कहाँ से हाँक रहा है, ये कहाँ पहुंच गया? तो बहरहाल अल्लाह ने हमें बचा लिया। इस फौज ने मिसेस बंदरानायके को बचा लिया। और वो जो रेवोल्यूशन था बहुत ही पावरफुल था। वो अगर कामयाब हो जाता तो इस वक्त श्रीलंका में न जाने क्या हुआ होता। लेकिन क्योंकि फिर वो घटता चला गया, अब वही जेवीपी इनके साथ सजीत प्रेमदासा के साथ है। ये रेवोल्यूशन जो है, ये रेवोल्यूशन वो वाला नहीं है। उसके वहां कार्डर्स थे, एक आइडियोलॉजी थी, वो दुनिया अलग थी। जो लोग वहां से निकाले गए मालूम है 71 में कौन थे? वो अमेरिका और चाइना का टक्कर नहीं था। वहां पे जब निकाले गए, वो आपको हैरत होगी, नॉर्थ कोरियन कल्चरल सेंटर बंद करना पड़ा। नॉर्थ कोरियंस जाके उनको मार्क्सिज्म सिखाते थे, गांव गांव जाके। तो नॉर्थ कोरिया के लोग और किम इल सुंग के बड़े बड़े स्टैचू लगा दिए गए थे वहां। वो साहब यानी कहाँ की दुनिया थी 1971 में। अब ये रकाबत है चीन और अमेरिका की, जिसमें कि लोगों के एंगर का इस्तेमाल किया गया है। और सरकार एक वो लाई गई है, ये प्राइम मिनिस्टर वो हैं जो कि 2 दफा इलेक्शन हार चुके हैं। ये इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, लेकिन चूंकि अमरीकी इनको पसंद करते हैं। ये तकरीबन वैसे ही है कि भाई हमें गनी पसंद है, हमने गनी को बना दिया, और हमें वो अब्दुल्ला नहीं पसंद, लिहाजा हालांकि वो जीता है, हमने उसको नहीं बनाते। ये हुआ है। देखना ये है कि क्या ये अपनी जगह पे फिर रहेंगे या कि प्रोटेस्ट जारी रहे।
ये देखने की बात है। अगर अच्छा प्रोटेस्ट दब गए तो अमेरिका ये पाला जीत गया। अच्छा नकवी साहब, आपने एक तो शुरुआती पहले सवाल के जवाब में जो कुछ आपने बताया, एक तो ये कि अमेरिका और चीन के असर का एक तरह से टकराव है, लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से एक चीज और समझना चाहता हूं। हमने आपने बहुत से हमारे देखने वाले जर्नलिस्ट भी होंगे, बहुत से लोग होंगे, उन्होंने अमेरिका की रजीम चेंज पॉलिसी देखी है। वो आराम से बदल जाए तो बहुत अच्छा है, जंग करनी पड़े तो वो अगले स्टेप के तौर पर, और अब तो वो टेररिस्ट भेजने वाले भी इंतजाम हमने इराक में और सीरिया में देखा है रजीम चेंज की कोशिश के तौर पर। लेकिन अभी हालिया दिनों में जो कुछ हमने देखा है वो पाकिस्तान में हुकूमत बदलती देखी है, और अब श्रीलंका में वहां भी प्रो अमेरिकन को हुकूमत दी गई है। जिस तरह की चीजें सामने आई हैं, हद ये हो गई कि वहां की कैबिनेट लंदन में जाकर के पार्टी के हेड से पूरी मिलती है। ये इस किस्म की, यानी एग्जिस्टिंग हुकूमत वो अपने लीडर को अपने मुल्क में ना बुला करके वहां जाकर के मिले, वो भी एक बिल्कुल गैर मामूली किस्म की चीज हुई है। तो क्या पाकिस्तान और श्रीलंका में ये सिमिलरिटी है कि अमेरिका के कहने पर ही ये सब कुछ हो रहा है? पस मंजर देखिए, पस मंजर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से अमेरिका का भागना और आपका ये कह देना कि अमेरिका डिक्लाइन, अमेरिका डिक्लाइन, अमेरिका डिक्लाइन, वो इतना उनके कानों में बजने लगा कि वो बिल्कुल उन्होंने झुंझला के यूक्रेन में दिखा दिया आपको कि देखिए अभी हमने यूरोप को एक लाइन में खड़ा कर दिया है और हम टक्कर ले रहे हैं पुतिन साहब, उनके बिल्कुल कंटिगुअस मुल्क है, अभी तक जीत नहीं पाए 3 महीने। एक ये, दूसरे ये कि हम यहां से भाग आए हैं, नहीं, अब हम रिवर्स, हम वापस जाएंगे। कैसे जाएंगे? हम रिजीम चेंज होगी, कैसे होगी? अब इनको निकाला जाएगा, हमारे और इमरान खान को, और वो लोग जो कि कमजोर हैं, जिनके पास वो कुव्वत, लोगों की कुव्वत नहीं है, समझे? लोगों की कुव्वत जिसके पास हो वो दीदा दिलेरी करने लगता है। ये लोग पसंद उसको करते हैं जिसके पास की पॉपुलर सपोर्ट ना हो, इनकी सपोर्ट से वो जिंदा रहे। तो वहां की फौज भी, पाकिस्तान की फौज भी वहां ट्रेंड हुई है। तो जिस जहां पे अमेरिकन अफसर ट्रेन होते हैं वहीं पाकिस्तान के अफसर ट्रेन होके आए हैं, ऐसी बात नहीं। इन ताल्लुकात आईएसआई के और इसकी एक जमाने में सवाक, आईएसआई, दाऊद का इंटेलिजेंस और अमेरिकन इंटेलिजेंस, सीआईए, ये सब यूं थे। यानी पाकिस्तान की आईएसआई जो है और मोसाद किसी से कम नहीं है इन मामलों में, क्योंकि वो सब घाट घाट का पानी पिए हुए। अब ये हुआ है, अगर ये कामयाब हो गया तो फिर देखिए नेपाल में चीनी असर है, हाँ कुछ ना कुछ होना चाहिए अगर है। देखिए बांग्लादेश में क्या होता है, देखिए म्यांमार में क्या होता है, भूटान में एक जमाने में वो सब डोकलाम वगैरह हुआ था, लेकिन अब क्या होगा नहीं मालूम। लिहाजा आपके इस प्रोग्राम का नाम होना चाहिए द रिटर्न ऑफ द अमेरिकन टू साउथ एशिया। क्या साउथ एशिया में अमेरिकी वापस आ रहे हैं? ये बहुत ही अहम बात है और बहुत ही दिलचस्प, एक अच्छा नोट पर आपने बात वो की, कंक्लूड की, और उसी तरफ जो चीजें जो कि आप बार बार बताते रहे हैं अब तक के अमेरिका बहादुर को कितना हर्ट हुआ है, और वो डिक्लाइनिंग, आपने आपने उसको डिफीटिंग नहीं बल्कि डिक्लाइनिंग फोर्स कहा आपसे पहले, और जितनी गहराई से आपने बताया, और श्रीलंका के जो 1971 वाला वाकया आपका अपना, और आपने जो कुछ उस वक्त देखा वो, और अब की रेवोल्यूशन क्या है वो भी आपने तफसील से बताई। और हमें इसमें जो कुछ समझने को मिल रहा है वो अमेरिका का रजीम चेंज का सिलसिला, और जिस तरह से वो वापसी आने की कोशिश कर रहा है, फिर से मजबूती दिखाने की, वो भी आपने बताया।
बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब, आपने हमें ये सारी मालूमात दी, अपने तजुर्बात, अपना हेलीकॉप्टर क्रैश 1971 का सबसे पहला आपका फॉरेन असाइनमेंट, ये सब हमें आपने बताया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।